इंडोनेशी हुकूमत एशियन डेवलपमेंट बैंक और यूएसएड के साथ हमारे मुआहदों के तहत ज़रूरी था कि हमारी टीम का कोई फ़र्द मास्टर प्लान में शामिल हर बड़े आबादी वाले मरकज़ का दौरा करे। ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई। जैसा कि चार्ली ने मजाक में कहा, तुमने अमेज़ोन में बचकर दिखाया, तुम्हें कीड़ों, सांपों और ख़राब पानी से निमटना आता है। एक ड्राइवर और मुतरज्जिम के साथ मैंने कई शानदार मकामात का सफ़र किया, अगरचे बाज़ औक़ात रहाइश नाकाबिल बर्दाश्त हद तक ख़राब थी। मैं कारोबारी रहनुमाओं और मकामी सियासतदानों से मिला और उनके इक़्तिसादी इम्कानात के बारे में ख़यालात सुने, लेकिन अक्सर वो ज़्यादा कुछ बताने से झिझकते थे। वो मेरे सामने गैर मुतमईन दिखाई देते। ज़्यादातर मौक़े पर वो कहते कि मैं उनके अफसरान बाला सरकारी महकमों जकार्ता में कंपनी के सदर दफातर से रुजू करूं। बाज़ औक़ात मुझे शबा होता कि शायद कोई मुनज़्ज़म कोशिश है कि मुझसे मालूमात छपाई जाए। ये सफ़र आम तौर पर मुख्तसर होते थे। 2 या 3 दिन के बीच में मैं बंदविन के एवस्मा गेस्ट हाउस वापस आ जाता। गेस्ट हाउस के मैनेजर का बेटा, जिसकी उम्र मुझसे कुछ कम थी, रासमन, जिसे सब रासी कहते थे, नाम का नौजवान था। वो मकामी यूनिवर्सिटी में इकनॉमिक्स का तालिब इल्म था और जल्द ही मेरे काम में दिलचस्पी लेने लगा। मुझे अंदाज़ा था कि शायद वो कभी मुझसे मुलाजमत मांगेगा। इसने खुद पर यह जिम्मेदारी भी ले ली कि मुझे बहासा इंडोनेशिया सिखाए। आज़ादी के बाद सदर स्वीकारनों के लिए कौमी ज़ुबान बनाना अवलीन तरजीह थी। चूँकि इन जज़ायर में 350 से ज़्यादा ज़ुबानें और बोलियाँ थीं, वो जानते थे कि इंडोनेशिया को एक मुश्तरका ज़बान की ज़रूरत है। माहिर लिसानियात की एक टीम ने बहासा इंडोनेशिया तैयार की, जो मिलियाई पर मबनी और जान बोझ कर सादा रखी गई, जिसमें पेचीदा अफ़ाल अब-ए-कायदा तराकीब शामिल न थीं। 1970 की दहाई के अवाइल तक ज़्यादातर इंडोनेशी ये ज़बान बोलने लगे थे, अगरचे मकामी बोलियाँ अपनी जगह अहम थीं। रासी बेहतरीन उस्ताद और नहायत खुश मिजाज था। शवारा हत्ता के हस्पानवी सीखने के मुकाबले में बहासा काफ़ी आसान महसूस हुई। रासी के पास एक स्कूटर था और वो अक्सर मुझे अपना शहर दिखाने पर इसरार करता। एक शाम उसने कहा, मैं तुम्हें इंडोनेशिया का वो पहलू दिखाऊंगा जो तुमने अभी नहीं देखा, और मुझे अपने पीछे बैठने को कहा। हम साए के पुतली तमाशे, रिवायती साजों के साथ स्ट्रीट परफॉर्मर्स, करतबबाज, आग अलिफ गलने वाले और रेली बानों के पास से गुजरे, जो इस मदरशदा अमरीकी टेप से लेकर नायाब मकामी नवादरात तक सब कुछ बीच रहे थे। बिलाखिर हम एक छोटे कैफे में पहुंचे जो नौजवान लड़कों और लड़कियों से भरा हुआ था। उनके कपड़े और बालों के अंदाज देखकर लगता था जैसे वो 60 की दहाई के आखिर में बेटल्स के किसी कंसर्ट से निकले हों, लेकिन वो बेशक इंडोनेशी थे। रासी ने मुझे एक मेज पर बैठे ग्रुप से मिलवाया और हम उनके साथ शामिल हो गए। वो सब अंग्रेजी मुख्तलिफ सतहों पर बोलते थे और मेरी बहासा सीखने की कोशिशों को पसंद करते थे। उन्होंने खिलकर पूछा कि अमरीकी उनकी ज़बान सीखने की जहमत क्यों नहीं करते, एक सवाल जिसका मेरे पास कोई जवाब न था। मैं ये भी नहीं बता सका कि मैं इस इलाके का वाहिद मगरबी शख्स क्यों था, जबकि मेरे बहुत से हम वतन हमेशा आला दर्जे के रेस्टोरानों, सिनेमा घरों, गाल्फ क्लबों और महंगी दुकानों में दिखाई देते। वो रात आज भी मेरी यादों में ताज़ा है। रासी और उसके दोस्तों ने मुझे अपना सा बना लिया। खाने, मौसीकी और हंसी बांटने और लौंग की खुशबू और मकामी जायकों से भरी हुआ में सांस लेने ने मुझे अपने पेस कोर के दिनों की याद दिला दी। मैं सोच रहा था कि आखिर मैंने क्यों कभी फर्स्ट क्लास तन्हाई में रहने की ख्वाहिश की थी। जैसे जैसे रात आगे बढ़ी, वो लोग मुझसे इंडोनेशिया और वियतनाम में अमेरिका की जंग पर राय पूछते रहे। वो सब इस जंग को गैर कानूनी हमला कहते और ये जानकर मुतमईन हुए कि मैं उनसे इत्तेफाक करता हूँ। रात गए जब रासी और मैं वापस गेस्ट हाउस पहुंचे तो इमारत खामोश और अंधेरों में डूबी हुई थी। मैंने इसे दिल से शुक्रिया अदा किया कि इसने मुझे अपनी दुनिया के दरवाजे खोले और उसने मुझे अपने दोस्तों पर एतमाद करने के लिए शुक्रिया कहा। हमने वदा किया कि ये दोबारा करेंगे, गिले मिले और अपने अपने कमरों में चले गए। इस तजर्बे ने मेरे अंदर मैंटीन से दूर वक्त गुजारने की ख्वाहिश पैदा की। अगली सुबह मैंने चार्ली से कहा कि मैं मकामी लोगों से मालूमात हासिल करने की कोशिश में मायूस हो रहा हूँ। मेरी पेशगोइयों के लिए ज़्यादातर डेटा जकार्ता की सरकारी दफातर में था। हमने इत्तेफाक किया कि मुझे 1 या 2 हफ्ते वहाँ गुजारने चाहिए। इसने हमदर्दी से कहा कि बंदविन छोड़कर अलिफ सीन झुलसा देने वाले दारुल हुकूमत में जाना मुश्किल होगा, और मैंने भी ऐसे जाहिर किया जैसे ये मुझे नागवार लग रहा हो। हकीकत में मैं कुछ आज़ादी चाहता था, जकार्ता को खंडालना चाहता था और खूबसूरत होटल इंटरकॉन्टिनेंटल में क़याम का ख्वाहिशमंद था।
लेकिन जकार्ता पहुंचकर मैंने महसूस किया कि मेरा जाविया बदल गया है। रासी और उसके दोस्तों के साथ वो रात और मेरे दूसरे सफर ने मुझे बदल दिया था। अब मैं अपने हम वतन अमरीकियों को मुख्तलिफ नज़र से देखता था। वो नो उम्र बीवियाँ अब मुझे इतनी दिलकश ना लगती थीं। होटल के गिर्द बारें और फौलादी सलाखें मुझे कैद की तरह महसूस होने लगे, यहाँ तक कि लजीज खाने भी फीके लगने लगे। मैंने अपने सरकारी मुलाकातों में भी बारीक फ़र्क महसूस करना शुरू कर दिया। पहली बार मुझे अंदाज़ा हुआ कि उनमें से बहुत से लोग मुझसे नाला है। वो अक्सर मेरा तारुफ बाहासा के ऐसे अल्फाज से कराते जो मेरी डिक्शनरी के मुताबिक इबाज पर्स करने वाला हुआ तहकीक करने वाला के मानी रखते थे। मैंने अपनी बढ़ती ज़बान दानी को छुपाए रखा, हत्ता कि मेरा मुतरज्जिम भी यही समझता रहा कि मुझे सिर्फ चंद जुमले आते हैं, और मैंने खुफिया तौर पर एक डिक्शनरी खरीद ली जिसे मैं मुलाकातों के बाद इस्तेमाल करता। क्या ये महज तर्जमे की बारीकियां थी? मैं खुद को यही यकीन दिलाता रहा, लेकिन जितना ज्यादा वक्त मैंने उनके साथ गुजारा इतना ही मैंने महसूस किया कि मैं एक नापसंदीदा अजनबी हूँ। शायद किसी जनरल बेकर सरकारी वजीर या फिर अमरीकी सिफारत खाने ने उन्हें हुक्म दिया था कि मेरे साथ ताउन करें, और उनके पास उसके सिवा कोई चारा ना था। बज़ाहिर वो चाय पेश करते, शाइस्तगी से मुस्कुराते और सवालों के जवाब देते, लेकिन अंदरूनी तौर पर मैंने उनकी बेजारी और मजबूरी को महसूस किया। इससे उनके जवाबात और डेटा की सच्चाई पर भी शक पैदा हुआ। मुलाकातें कभी फौरी तौर पर ना होती, हर मुलाकात के लिए तवील इंतजार और पेचीदा अपॉइंटमेंट्स की ज़रूरत पड़ती। फ़ोन शाज़ व नादिर ही काम करते, इसलिए हमें गुंजान और उलझी सड़कों से रेंगते हुए दरखास्तें पहुंचानी पड़ती। फिर कागजी कार्रवाई, ताख़ीर और तवील इंतजार के बाद बड़ी एहतियात से तैयार करदा दस्तावेजात हमें दी जाती। सनतकारों ने 5 और 10 साल तरक्की के मंसूबे दिए, बैंकारों ने चार्ज फराहम किए और सरकारी अफसरान ने मंसूबों की फहरिस्तें दी। सब ने एक ही ताबनाक तस्वीर पेश की। जावा तारीफ के सबसे बड़े इक्तिसादी उरूज के दहाने पर एक भी मुखालिफ आवाज नहीं थी। बंदविंग वापस आते हुए ये एहसास मेरा पीछा न छोड़ रहा था कि ये सब एक पेचीदा खेल है, जैसे पोकर का खेल जहां कार्ड छुपाए जाते हैं और भरोसा नहीं होता। लेकिन ये कोई आम खेल न था, ये जिंदगी और मौत का खेल था, और उसके दांव पर आने वाली नस्लों की जिंदगियां लगी हुई थी।